हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवेल्स में। ये दूसरा चैप्टर है वॉरलॉक ऑफ द मेगा स्वर्ड वेब नॉवल का। एक डिस्क्लेमर, ये वेब नॉवल मेरी नहीं है और इसके कोई राइट्स भी मेरे पास नहीं है। मैं बस अपने इंटरेस्ट के लिए इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2, एआई चिप। बीप, खतरा सावधान, खतरा सावधान। होस्ट का शरीर खतरे के स्रोत से बहुत नजदीक है। सुझाव है कि 1000 मीटर की दूरी बनाएं। ये आवाज, लैलिन की आंखें फट जाती हैं जब वो अपने दिमाग में ये मशीनी आवाज सुनता है। ये तो मेरी पिछली जिंदगी की सहायक एआई चिप की आवाज है। मेरे पुनर्जन्म में ये मेरे साथ कैसे इस दुनिया में आ गई, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने अपने मन में सोचा, एआई चिप, मेरे दिमाग का निरीक्षण करो और सहायक प्रणाली को ढूंढो। सिर्फ कुछ क्षणों में ही एआई चिप ने मशीनी आवाज में जवाब दिया, बीप, निरीक्षण पूरा हुआ। किसी बाहरी चीज का अस्तित्व होस्ट के दिमाग में नहीं मिला। एआई चिप, मेरे शरीर का निरीक्षण करो और आंकड़े मुझे दिखाओ। ये आवाज बोलते ही एक दूसरी मशीनी आवाज आई, बीप, निरीक्षण पूरा हुआ। लैलिन फालियर, शक्ति 0.4, फुर्ती 0.5, प्राण शक्ति 0.4। स्थिति, सर के पीछे खून बह रहा है, शरीर पर कई जगह चोट। कोई एआई चिप होस्ट के शरीर में मौजूद नहीं। लैलिन की आंखों के सामने एक 3D फोटो आ जाती है। उसमें लैलिन का अपना शरीर और एक तरफ उसके सारे आंकड़े दिखने लगते हैं। कोई एआई चिप नहीं। एआई चिप तो एक भौतिक पदार्थ के समान है। वो पुनर्जन्म में मेरी आत्मा के साथ कैसे आ गई? लैलिन ने अपने मन में सोचा। लगता है कोई विषमता हुई होगी धमाके या मेरे पुनर्जन्म की वजह से, और एआई चिप के सभी कार्य मेरी आत्मा में सम्मिलित हो गए होंगे। अगर मैं अभी भी अपनी पिछली दुनिया में होता तो ये एक बहुत बड़ी खोज होती। ये ना ही सिर्फ ये साबित करती कि आत्मा का वजूद है, बल्कि ये भी बताती कि भौतिक वस्तु और आत्मा आपस में सम्मिलित भी हो सकते हैं। इस खोज पर तो पक्का सारे नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के संचालकों का गुट पागल हो जाता। कितने दुख की बात है कि मैं अब उन्हें कभी नहीं दिख पाऊंगा। इस तरह की एआई चिप लैलिन की पिछली दुनिया के सभी वैज्ञानिकों के लिए अनिवार्य थी। इंसानी अधिकार और उसकी स्वतंत्र चेतना के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इस वजह से इस एआई चिप को अपनी सोचने की क्षमता नहीं दी गई थी, अपितु इसके सिर्फ 2 प्रमुख कार्य थे, डेटा को सहेज के रखना और विश्लेषण करना। ये अपने होस्ट के आदेश पर डेटा का विश्लेषण करती थी, डेटा के नमूने एकत्र करती थी और हर संभव तरीके से डेटा का विश्लेषण करके परिणाम का अनुमान लगाती थी। उसके भंडारण की क्षमता तो और भी सरल थी। जो भी होस्ट अपनी 5 इंद्रियों से अनुभव करता था, वो उसे एकत्र करती थी और सहेज कर रख लेती थी। शोध का डेटा बताता था कि इसके पास 10,000 साल तक का डेटा भंडारण करने की पर्याप्त साधन था। ये एआई चिप और मेरी आत्मा एक साथ मिल कैसे गए? इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगा, जब मेरे पास पर्याप्त योग्यता और साधन होंगे। कम से कम इस एआई चिप के होने से इस दुनिया में मेरे पास कुछ तो है। अचानक लैलिन के मुख पर एक चमकदार मुस्कान आ जाती है। उसे पता है कि इस मध्यकाल में इस भविष्य की टेक्नोलॉजी होने से उसके लिए कोई न कोई असाधारण रास्ता जरूर खुल गया है। फिर भी इस लैलिन का शरीर इतना कमजोर है कि लैलिन कुछ बोल नहीं पाता जब वो अपनी आंखों के सामने इस शरीर के इतने बेकार आंकड़े देखता है। दिखाई दे रहे ये आंकड़े मानक के रूप में एक वयस्क के शरीर की रचना के प्रत्येक पहलू पर आधारित थे। सैद्धांतिक रूप से औसत वयस्क के प्रदर्शित आंकड़े सभी 1 के आसपास होंगे। हालांकि ये लैलिन केवल 13-14 साल का था, लेकिन उसके आंकड़े इस हिसाब से भी बहुत कम थे। यह सही नहीं है। यह संभव हो सकता है कि इस दुनिया में लोगों के शरीर आमतौर पर कमजोर हों। एआई चिप, मेरे आसपास के लोगों के शरीर का निरीक्षण करो और उनके आंकड़े मुझे दिखाओ। बीप, आदेश ले लिया गया है। आंकड़े एकत्र करना प्रारंभ हो गया है। लगभग कुछ ही क्षणों में लैलिन के सामने आसपास के लोगों के शरीर के 3D फोटो दिखाई देते हैं, उनके आंकड़ों के साथ। नाम अज्ञात,
लिंग पुरुष, शक्ति 0.9, फुर्ती 1.1, प्राण शक्ति 0.8। नाम अज्ञात, लिंग पुरुष, शक्ति 1.2, फुर्ती 0.1, प्राण शक्ति 1.0। नाम अज्ञात, लिंग स्त्री, शक्ति 0.8, फुर्ती 1.2, प्राण शक्ति 0.7। इससे तो ऐसा लगता है कि इन लोगों के शरीर मेरी पिछली दुनिया के लोगों की तुलना में अधिक मजबूत हैं। इस लैलिन का शरीर तो एक लड़की से भी बेकार है। मुझे तो ये देखकर शर्म आने लगी है। लैलिन ने अपने आसपास का निरीक्षण करा। यहाँ सभी लोग उसी की उम्र के थे। वहां एक बहुत ही नाजुक और कमजोर लड़की थी। उसके आंकड़े भी लैलिन के शरीर की तुलना में बेहतर थे। यह देखकर तो वो बिल्कुल निराश हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये लैलिन बिल्कुल निकम्मा, एक अत्यंत ही अय्याश किस्म का इंसान था, जिसे अपने पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं था। बीप। नाम अज्ञात, लिंग पुरुष, शक्ति 3.3, फुर्ती 2.5, प्राण शक्ति 3.2। सावधान, सावधान, यह जीव अत्यधिक खतरनाक है। सुझाव, होस्ट को तुरंत कम से कम 1000 मीटर की दूरी हो जाना चाहिए। एक के बाद एक तीन लाल चेतावनी। इससे लैलिन एकदम सदमे की स्थिति में आ जाता है। 3.0 के औसत आंकड़े। लैलिन ने दोबारा जांच करने के लिए कई बार डाटा का निरीक्षण करा। कहीं एआई चिप ने कोई गलती तो नहीं की, पर पूरी तरह से अचंभित रह गया था। यहां तक कि विश्व चैंपियन के भी इस प्रकार के आंकड़े नहीं होते। यह व्यक्ति आसानी से मेरी पिछली दुनिया के लोगों को भरोसा दिला सकता था कि वो सुपरमैन है। एक वैज्ञानिक के रूप में लैलिन अच्छे तरह से समझ सकता है कि 3.2 के आंकड़ों का मतलब क्या है। कि ये व्यक्ति की लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता और शरीर की स्वास्थ्य लाभ की गति की क्षमता सामान्य व्यक्ति की तुलना में 3 गुना अधिक थी। प्रदर्शित किए गए आंकड़े, जो कि किसी आम इंसान से 3 गुना अधिक हैं, वो सिर्फ कुछ संख्याओं के जोड़ने के समान आसान नहीं थे। यह कैसे संभव हो सकता है? इसका तो अर्थ यह है कि यह इंसान खाली हाथ दर्जनों लोगों को हरा सकता है। यहां तक कि 100 लोगों के समूह के हमले से भी अकेले सही सलामत बचकर निकल सकता है। इसकी पिछली दुनिया में तो वो सही में एक सुपर हीरो बन सकता था। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इस प्रकार के आंकड़ों वाला व्यक्ति केवल एक प्रयोगशाला में ही उसके शरीर को संशोधित करके बनाया जा सकता है, और इस सब के बाद भी केवल न्यूनतम आंकड़े ही प्राप्त हो पाएंगे। सही में यह दुनिया इतनी सरल नहीं है, लैलिन अपने मन में सोचता है, एक बार फिर उस इंसान की तरफ देखते हुए जिसके आंकड़े इतने दिल दहला देने वाले थे। वो एक काले कपड़े पहने हुआ इंसान था जिसकी जिम्मेदारी खाना बांटने की थी। वो दिखने में अधेड़ उम्र का लग रहा था और उसके चेहरे पर एक कट का निशान था, जो कि उसके माथे से लेकर उसके होंठों तक लंबा था। वो निशान लगभग उसके चेहरे को 2 हिस्सों में बांट रहा था और वो देखने में काफी खतरनाक लग रहा था। वो पहले वाला लड़का इस आदमी से बुरी तरह डरा हुआ था। ये हमें स्कूल ले जाने आया हुआ स्कूल का नौकर है। कहते हैं कि ये जादूगर नहीं है, फिर भी इतना खतरनाक दिखता है। तो फिर असली जादूगर कैसे दिखते होंगे? लैलिन को अचानक महसूस होता है कि उसके भीतर एक जादूगर के पेशे के बारे में जानने की गहन जिज्ञासा पैदा हो रही थी। यह जिज्ञासा इतनी गहन थी कि अब लैलिन से इंतजार नहीं हो रहा था कि वो कब स्कूल पहुंचे और इसके बारे में छानबीन करे। खाने की कतार बहुत छोटी थी और जल्द ही लैलिन की बारी आ जाती है। उस काले कपड़े वाले आदमी ने लैलिन को एक सफेद ब्रेड का टुकड़ा और कुछ जूस देने के बाद बिना कुछ बोले सिर्फ हाथ के इशारे से ही भगा दिया। उसके चेहरे से वो काम पूरा करने के लिए बहुत अधीर लग रहा था। अगर ये पहले वाला लैलिन होता तो चाहे उसकी इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो उसे घसीट कर ले जाए और 2-4 कौड़े लगाए, क्योंकि ये उसका क्षेत्र तो था नहीं। पर फिर भी उसके चेहरे के भाव तो बड़े बुरे होते और जरूर उस आदमी के लिए खूब बड़बड़ाता। परंतु अब का लैलिन जाहिर है इतना बेवकूफ नहीं था। अपनी स्मृतियों के हिसाब से वो औपचारिक रूप से झुका और बोला, धन्यवाद। काले कपड़े वाला इंसान बिना किसी भाव के दिखाए लैलिन को मुड़कर जाते हुए देखता रहा। मुझे नहीं लगता था कि लैलिन वास्तव में झुकने के बाद एक महान व्यक्ति की तरह लगेगा।
लैलिन के पीछे के दो युवक एक दूसरे से चुपचाप फुसफुसाने से अपने आप को रोक नहीं पाए। जल्दी आगे बढ़ो, मुंह पर निशान वाला आदमी चीखता है। उसकी आवाज दोनों के कान सुन्न कर देती है। वो आवाज एक को तो इतना डरा देती है कि वो खौफ में नीचे जमीन पर गिर जाता है। लैलिन उन दोनों की बातचीत को अनसुना कर देता है और भावहीन तरीके से अपने चारों तरफ देखता है। फिर वो कड़वाहट के साथ हंसता है। बहुत बढ़िया, मैं वाकई में यहां एक अवांछित व्यक्ति बन गया हूं। जब वो जॉर्ज की तरफ देखता है तो जॉर्ज तुरंत अपना मुंह फेर लेता है और चुपचाप अपने हाथों से चले जाने का इशारा करता है। चलो ठीक है, क्योंकि तूने मुझे दवाई दी थी इसलिए मैं तुझे बेनकाब नहीं करूंगा। लैलिन आह भरता है और अकेले एक अपेक्षाकृत सुदूर स्थान पर जाकर बैठ जाता है, बिना परवाह किए कि जमीन पर चटाई बिछी है या नहीं। वो बैठ जाता है और आराम से खाने लगता है। लैलिन खाते खाते सोचता है, यह सादा सफेद ब्रेड इतना अच्छा नहीं है जितना उसकी पुरानी दुनिया में हुआ करता था। पर लैलिन की स्मृतियों के हिसाब से यह पहले से ही ऐसा भोजन है जो कि बस किसी उत्सव के दौरान ही मिल पाता था। लैलिन की स्मृतियों के हिसाब से इस दुनिया में खाना बनाने का हुनर किसी को कुछ खास नहीं आता। यह सफेद ब्रेड एक शाही खाना माना जाता था। आमतौर पर सिर्फ छोटे शाही परिवार ही ऐसा खाना खा पाते थे, और वो भी तब जब कोई खास उत्सव हो। आम लोगों को बस कठोर और पोषण रहित काले ब्रेड ही खाने को मिलते थे। सफेद ब्रेड खाने को सर्वोच्च आनंद माना जाता था। जब वो काले ब्रेड के बारे में सोचता है जो कि पत्थर के समान कठोर होते हैं, तो वो एक ठंडी आह भरता है। अच्छा हुआ कि वो काफी किस्मत वाला है। चाहे वो शाही हो या जादूगर, वो इस दुनिया के ऊंचे दर्जे में आता है। इसकी वजह से उसे भुगतना नहीं पड़ेगा। वो जल्दी जल्दी सारा ब्रेड खा जाता है और एक ही सांस में सारा जूस पी जाता है। फिर वो अपना मुंह साफ करता है और अपनी गाड़ी में लौट जाता है। उसकी स्मृतियों के हिसाब से सारे शाही बच्चे कैंप के पास टेंट लगाकर रात बिताएंगे, फिर आगे के लिए सफर करेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि कोई भी बच्चा लैलिन को अपने साथ टेंट में नहीं बुलाएगा। उसके पास अपना खुद का टेंट नहीं है, तो वो सिर्फ गाड़ी के ठंडे और कठोर फर्श पर ही सो सकता है। अभी अभी जो मैंने देखा उसके हिसाब से 50 के करीब शिक्षार्थी होंगे। 25 के करीब काले लवादे वाले और 3 सफेद लवादे में जिनका ओहदा बहुत बड़ा है। उसने इस बारे में सोचा जब उसके ऊपर किसी ने दूर से ध्यान दिया। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके ऊपर से एआई चिप की चेतावनी, एक अज्ञात विकिरण का स्रोत मिला है और किसी अज्ञात बल क्षेत्र से हस्तक्षेप हो रहा है, निरीक्षण असंभव है। इससे लैलिन के दिल में डर बैठ जाता है। ऐसा लगता है कि एआई चिप के होने के बाद भी मैं इस दुनिया में काफी कमजोर हूं। ठीक है, फिर अगर मैं कमजोर हूं तो मैं जादू की ताकत हासिल करके रहूंगा। उसकी आंखों में इस संकल्प की एक चमक दिख रही थी। बेहतर है मैं जल्दी सो जाऊं, मुझे कल की यात्रा के लिए जल्दी तैयार होना पड़ेगा। लैलिन अपनी जैकेट उतारता है और जमीन पर बिछा देता है ताकि थोड़ा आराम से सो सके। पहले से ही 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं इस सफर को शुरू हुए। हम कुछ दर्जन राज्यों से गुजर चुके हैं, फिर भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे। ये पुराने सफर करने के तरीके भी ना। वो अपनी आंखें बंद करता है और सो जाता है। कुछ समय के पश्चात गाड़ी का दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुलता है। लैलिन झटके से उठ के बैठ जाता है। उसकी नाक गुलाब की गंध से भर जाती है। वो बहुत मीठी और खुशबूदार थी। गंध बहुत अच्छी थी। उससे उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है और कुछ पुरानी स्मृतियां याद आ जाती हैं। लैलिन, क्या तुम ठीक हो? एक बहुत ही मोहक स्त्री की आवाज आती है। बेसिता, अंदर आओ। लैलिन अपने शरीर को एक तरफ करता है। गाड़ी के अंदर सुगंध और बढ़ जाती है जैसे ही एक सुंदर जवान लड़की अंदर घुसती है। उसका रंग गोरा था और उसने लाल रंग के काफी तंग कपड़े पहन रखे थे, जिससे उसका शरीर बहुत ही मोहक लग रहा था। ऊपर से उसके सफेद चमकदार बाल और लाल आंखें जो कि बिल्कुल गहरे लाल रंग के मोतियों के जैसे लग रहे थे। उन्हें भूलना लैलिन के लिए बहुत मुश्किल था। साथ में उसका सुंदर चेहरा, उसके अंदर एक अनोखी मोहकता थी। यह वही लड़की है जिसकी वजह से पुराने लैलिन ने मार खाई थी और वो मर गया था, बेसिता।
क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? हालांकि उस लड़की का शरीर बहुत कामुक था और पुराने लैलेन को वो बहुत मोहक लगती थी, पर नया लैलेन आखिर एक दूसरी दुनिया से आया था। उसने अपने जीवन में बहुत ही सुंदर लड़कियां देखी थीं और ये लड़की उनके सामने बस कुछ ठीक ठाक ही दिखती थी। उसका रवैया बहुत ही सामान्य था और ये साफ था कि इस रवैये से उस लड़की को एक सदमा लगा था, क्योंकि जो शब्द वो बोलने वाली थी वो उसके मुंह में ही रह जाते हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उस लड़की ने एक छोटी गिलास की बोतल निकाली और लैलिन के हाथों में रख दी। यह यह एक दवाई है, शारीरिक चोटों के लिए। अगर तुम अपनी चोटों पर लगाओगे तो ये घाव भरने में मदद करेगी। मुझे माफ कर देना। वो लड़की उसके सामने झुकती है और पर्याप्त मात्रा में अपने सीने के बर्फ के समान सफेद उभार दिखाती है, जिसकी वजह से लैलिन का दिल बहुत तेज धड़कने लगता है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।